समझाएं। चलिए, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज एनटीपीसी का जो भी आपका परीक्षा हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें जो भी प्रश्न देखा गया उसी प्रश्न के आधार पे जो संभावित प्रश्न है आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कंटिन्यू ये जो है एनटीपीसी परीक्षा तक चलेंगे। और मतलब जो भी प्रश्न है एकदम सटीक है प्रश्न, जो एकदम इससे कोई भी क्वेश्चन मतलब बाहर आने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सिर्फ अपने ही नहीं, जो भी आपके फ्रेंड है, दोस्त है, जो भी मित्र है, उनको भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस वीडियो को पाकर वह लोग भी लाभ उठा सके। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण कौन है? पाए जाने वाले मौलिक कण कौन है? तो अगर मौलिक कण के बारे में बात किया जाए सर, मौलिक कण के बारे में बात किया जाए तो मौलिक कण जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इस मौलिक कण में पूछा है किसके बारे में? हाइड्रोजन परमाणु के बारे में। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु। इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु क्या है। तो हाइड्रोजन के देखा जाए तो इसका परमाणु संख्या 1 होता है और इसका भार भी 1 होता है। अगर इसके अनुसार से देखा जाए तो इसमें परमाणु संख्या 1 हम लोग बढ़ चुके हैं। जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होता है। कब? जब वह एटम या वह तत्व कैसा हो? उदासीन रूप में रहे। किस रूप में रहे? उदासीन रूप में रहे। तो यहाँ पे अगर Z 1 है तो P भी मतलब प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे पूछा है कि मौलिक कण कौन कौन है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे देखा जाए, 1 प्रोटॉन संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या होता है 0 होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे A बराबर जो होता है, A क्या है सर? तो A परमाणु द्रव्यमान है, जो यह A किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर। तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह 1 इसका द्रव्यमान है, अर्थात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो 1 द्रव्यमान होने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। इस हाइड्रोजन अगर समस्थानिक देखा जाए, समस्थानिक हाइड्रोजन के समस्थानिक सब 3 होते हैं। पहला समस्थानिक तो हाइड्रोजन ही है, जिसका परमाणु संख्या 1 और क्या होता है जी? भार उसका 1 ही होता है। दूसरा इसका ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम जो क्या होता है? 1H2। इसका क्या होता है जी? 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2। अब इसके बारे में सोचा जाए तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? 1 हो जाता है, अर्थात इसी कारण इसका भार क्या होता है? 2 है। तीसरा है ट्राइटियम। तो यहाँ पे ट्राइटियम के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे T3 करते हैं, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं H3O। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या तो 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? 2 होता है। इसको D2 भी कहा जाता है, D2, इसको T भी कहा जाता है, T3। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 हो गया। एक तो 1H1 हो गया, यहाँ पे ड्यूटेरियम 1H2 हो गया और ट्राइटियम 1H3 होता है। अब यहाँ पे ट्राइटियम के बारे में सोचा जाए तो ये क्या है? रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अर्थात इसका जो प्रयोग होता है कहाँ प्रयोग होता है? आप लोग देखेंगे कहीं एग्जिस्टिंग लिखा रहता है, जैसे कि किसी मॉल से या किसी
किसी भी हॉल से अगर बाहर निकलना रहता है तो वहाँ पे एक एग्जिट का बोर्ड लगा रहता है, उसी एग्जिट बोर्ड में ही इसका प्रयोग किया जाता है। आधा क्या है, चमकते रहता है, जैसे घड़ी होता है, रेडियो वाला घड़ी होता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, मतलब उसमें क्या लगा रहता है, तो ट्राइटियम लगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या मिलेगा सर, कि मौलिक कण, हाइड्रोजन परमाणु में मौलिक कण, आपका आंसर मिल चुका होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन में हम लोग देख रहे हैं कि P है, E है, लेकिन N नहीं है, मतलब प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है, द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। एक शब्द इसमें सर छूट गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः ज्ञात करें। यहाँ पे क्रमशः लगा दें, क्रमशः, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः ज्ञात करना, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, उसके बाद से प्रोटॉन की संख्या, उसके बाद से न्यूट्रॉन की संख्या और तब लास्ट में प्रोटॉन की संख्या। यहाँ देखिए सब संख्या एक ही लिखा है, 11 11 12 12 11 11 12 11 11 11 12 11, सब संख्या एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ गया, अगर क्रमशः जुड़ गया तो इसी में कंफ्यूजन होता है कि किसको क्या होगा क्या नहीं। तो क्रमशः कहने का अर्थ क्या हो गया कि पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन खोजेंगे, उसके बाद से न्यूट्रॉन खोजेंगे और तब जाके हम लोग प्रोटॉन खोजेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर यह सोडियम है, अगर यह सोडियम है और सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है और द्रव्यमान संख्या 23 लिखा हुआ है। कितना लिखा है सर, 23। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और इसका भार कितना लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। तो हम लोग नॉर्मल सा देखेंगे, हम लोग अभी लिखे थे कि Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना परमाणु संख्या उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसका परमाणु संख्या कितना है, 11 है, तो इसका प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसके बाद से आते हैं कि जैसे कि प्रोटॉन संख्या तो मिल गया हमको कि 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी मिल गया 11, अब बच जाता है क्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कहते हैं कि A बराबर P प्लस N, P प्लस N, अर्थात किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं के कुल योगफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा सर कि इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या कहते हैं इसे, तो न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परमाणु जो द्रव्यमान है, यह परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर है। तो प्रश्न में आपको दे दिया है, यहाँ पे इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना है सर, 23 है, कितना, 23 इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, 11, और प्लस हमको क्या निकाल लेना है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, अर्थात न्यूट्रॉन बराबर 23 माइनस 11 कितना हो गया, 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा कितना निकल गया, 12। अब क्रमशः सजा देना है, क्रमशः क्या लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सर 11, प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12। देखिए इस ऑर्डर में कोई लिखा हुआ है आंसर, एकदम लिखा होगा 11 11 12, यहाँ पे लिखा हुआ है सर डी नंबर इसका आंसर सही होगा। मतलब इस प्रश्न के अनुसार इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा 11 होगा, न्यूट्रॉन की संख्या 12 और प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्ष में, किस अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है,
2 होता है। अब पहले देख लेते हैं यह अक्रिय गैस है क्या सर। अक्रिय गैस जो होता है यह पी ब्लॉक के एलिमेंट है। कहाँ के? यह पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अक्रिय गैस किस ब्लॉक में उपस्थित होता है, तो पी ब्लॉक में उपस्थित होता है। अगर इसका वर्ग देखा जाए तो 18वां वर्ग कहा जाता है, या इसी को जीरो ग्रुप भी कहते हैं सर, जीरो ग्रुप के एलिमेंट भी कहते हैं। और इसी सभी इसमें जो इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट होता है उन सभी एलिमेंट को अक्रिय गैस के रूप से जाना जाता है। क्यों ऐसे कहते हैं आते हैं देखिए। तो यह कौन कौन सा है पहले देख लेते हैं। हे, ने और करीना, जेनॉन से, यही सारे एलिमेंट है। हीलियम, नियॉन, आयरन, प्लूटोन, जेनॉन और रेडॉन है। यहाँ पे हीलियम का परमाणु संख्या देखा जाए तो 2 होता है। अगर इस नियॉन का परमाणु संख्या तो 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और 54 में इसमें 86। ठीक है। यहाँ पे हीलियम का परमाणु संख्या 2, यहाँ पे नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86 होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पे फिर हम लोग चलते हैं कि बायतम कक्ष में 2 किसके पास होता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बायतम कक्ष में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 1s2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, इसको निकाल लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 10 दोबारा और 3p। ठीक है। अगर इसका बायतम कक्ष देखा जाए सर तो 4s2 और 4s2 और 4p6 होगा। इसका बायतम कक्ष देखा जाए तो 5s2, 5p6 होगा। इसका बायतम कक्ष देखा जाए तो 6s2, 6p6 होगा। अर्थात अगर यही सब का आंसर निकलता है, ये सबसे बायतम कक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 2 हो गया। तो हमारा तो यही आंसर हो गया कि किसमें हीलियम ऐसा तत्व है जिसके बायतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया। देखिए यहाँ पे हीलियम दिया है, हीलियम इसका आंसर है। लेकिन इसके थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे कहते हैं या वैलेंसी किससे कहते हैं, या पूछ दे कि इस एलिमेंट में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, तो कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। आंसर तो क्वेश्चन का हम लोग बता चुके हैं, निकल चुका है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं सर, कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी परमाणु के बायतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी भी, गौर से सुनिएगा, किसी भी एलिमेंट के बायतम कक्ष में उपस्थित या किसी भी परमाणु के बायतम कक्ष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बायतम कक्ष में छोड़ दीजिए, बायतम कक्ष के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बचता है, बायतम कक्ष के बाद जो भी कक्ष है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों के योगफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं सर। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर मानते हैं एग्जांपल से देखा जाए कि एग्जांपल अगर सोडियम पूछ दे कि सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन को पता कीजिए, तो हम लोग जानते हैं सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। तो इसके बायतम कक्ष यह हो गया, तो इसके बायतम कक्ष में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कितना है बायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो 1 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अगर इसके बाद अगर कोर इलेक्ट्रॉन पूछता है तो इसको छोड़कर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, किसी भी अन्य तत्व से बंध बनाने में मदद करता है। अब थोड़ा सा बात आते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि वैलेंसी है क्या। तो वैलेंसी जो होता है, अगर केस वाइज देखें, वैलेंसी ज्ञात करने की है सर, अगर केस देखें, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए कि वैलेंसी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या
एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो और चार हो। क्या क्या हो? एक, दो, तीन और चार। गौर से, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो, दो हो, तीन हो और चार हो, तब उस एलिमेंट के लिए वैलेंसी, जिसे संयोजकता कहते हैं, तो उसका संयोजकता इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। ठीक से, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के लिए 1, 2, 3, 4 हो, तो उसका अगर वैलेंसी ज्ञात करना हो तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही वैलेंसी होता है। जैसे अभी हम लिखे थे एग्जांपल सोडियम, तो 2, 8, 1, इसके बायतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो गया? 1 होगा। और कैल्शियम के बारे में सोचिए, कैल्शियम के बारे में सोचिए, कैल्शियम क्या होता है सर? 20 होता है, तो 2, 8, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, अर्थात इसका क्या हो गया? 2, 8, 8 और हो गया यहाँ पे 2। तो बायतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया सर? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो 2 हो गया। अभी हम क्या केस में लिखा है कि अगर 2 रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। मतलब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 हो गया, तो इसका वैलेंसी भी कितना होगा सर? 2 ही होगा। ठीक है, आइए दूसरा केस देखते हैं इसका, कि दूसरा केस कहता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो, तब क्या करेंगे? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो जाए तब क्या करेंगे हम लोग? दूसरा केस देखिए सर, केस दूसरा है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो? 5, 6, 7 और क्या हो? 8 हो। 5, 6, 7 और क्या हो? 8 हो, तब उसका वैलेंसी क्या होगा? तब वैलेंसी मतलब संयोजकता बराबर जो होगा, संयोजकता बराबर जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से घटा देंगे। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या कर देना है? 8 से घटा देना। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे देखा जाए कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बताइए, ऑक्सीजन का वैलेंसी बताइए। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालने के लिए इसका परमाणु संख्या 8 होता है और इसका भार 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे 2 और क्या होगा सर? 6। तो 6 होने के कारण अब यहाँ पे केस दूसरे कंडीशन में चला जाता है कि अब क्या हो गया? 4 से अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर? तो 6 हो गया। मतलब एक किस केस में चला गया? तो दूसरा केस में चला जाता है। जब दूसरा केस में चला जाता है तो वैलेंसी इसका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से घटा देंगे। मतलब 8 में से घटा दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा सर? आपको इसका वैलेंसी प्राप्त हो जाएगा। मतलब वैलेंसी बराबर के कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा? तो 2 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होता है। दूसरा भी तरीका है, ग्रुप वाइज से भी हम लोग याद कर सकते हैं, ग्रुप से भी बता सकते हैं, ग्रुप संख्या से भी हम लोग बता सकते हैं, लेकिन यह हद तक सही नहीं रहता है। सटीक और सही जो होता है यह है केस, 2 केस बनाया गया है, केस 1 और केस 2। केस 1 में अगर 1 से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही वैलेंसी होता है, लेकिन केस 2 में अगर 4 से अधिक जैसे 5, 6, 7, 8 रहे तो उसको 8 से क्या करेंगे? घटा देंगे, आपका वैलेंसी मिलेगा। अब यहीं से अब देखा जाए कि अक्रिय गैस सर हम लोग पढ़े थे, अक्रिय गैस का अगर वैलेंसी पूछ दे, अक्रिय गैस का अगर वैलेंसी पूछ दे तो हीलियम यह एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसका वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। इसका वैलेंस कितना होता है सर? 2 होता है। लेकिन बाकी जो भी एलिमेंट होते हैं जैसे कि नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया या रेडॉन हो गया, इस सभी का वैलेंसी क्या आता है? तो 0 के बराबर। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किस अक्रिय गैस का वैलेंसी 2 होगा। तो किस अक्रिय गैस का? तो हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसका वैलेंसी सर कितना होता है? तो 2 होता है। बाकी इनके अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी अक्रिय गैस के रूप में होते हैं, उन सभी का वैलेंसी क्या होता है? 0 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, एकदम बहुत सारे क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। और इतना क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे
कि मतलब जब आप परीक्षा हॉल में बैठिएगा तब आपको समझ में आएगा कि अब क्या है, क्या आपको दिया जा रहा है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। और थोड़ा सा यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या चौथा था सर कि परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या 32 होगा। और महत्तम संख्या ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से, जैसे कि परमाणु जो होता है, इस परमाणु के रदरफोर्ड कहे थे कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते, इलेक्ट्रॉन क्या था, घूमते रहता है। और इस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, जस्ट 5 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। रदरफोर्ड के आधार पढ़ोगे, इसी से आधारित है। अगर ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो अगला क्वेश्चन आपको एकदम इजी से आप खुद बना लीजिएगा। कि रदरफोर्ड क्या कहते हैं कि इस कोई भी परमाणु है, उसके परमाणु में नाभिक होते हैं, उसके केंद्र में नाभिक होते हैं, और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है सर। और उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले भाग के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन जिस पथ पे मूवमेंट करता है उसी पथ को कक्ष कहते हैं सर। यह कक्ष, उपकक्ष और कक्षक में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आज के बाद से कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो कक्ष होता है, कहाँ कक्ष होता है सर, इस नाभिक के चारों तरफ जिस पथ पे घूमता है उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं सर, कक्ष कहते हैं। और इसके अंदर उपकक्ष होते हैं, उपकक्ष क्या होता है सर, उपकक्ष होता है। इस उपकक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, एस उपकक्ष, पी उपकक्ष, डी उपकक्ष और एफ उपकक्ष कहा जाता है। ठीक है, और इस उपकक्ष में जहां इलेक्ट्रॉन रहने की अधिकतम संभावना रहता है उसी को ऑर्बिटल कहते हैं, या उसी को कक्षक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं जी, कक्षक कहा जाता है, ऑर्बिटल। और इंग्लिश देखा जाए तो यहाँ पे सेल इसको कहते हैं, या इसी को ऑर्बिट कहते हैं सर। इसको सब सेल या इसी को सब ऑर्बिट कहा जाता है, सब सेल या सब ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, सब सेल या सब ऑर्बिट। ठीक है, तो सब सेल या सब ऑर्बिट की संख्या क्या है, कौन कितना होता है, तो 4। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसी, जैसे कि सब सेल या सब ऑर्बिट की संख्या कितना हो गया, तो 4 हो गया। कौन कौन है सर, तो एस, पी, डी और एच। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस उपकक्ष में एक कक्षक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, कि किस उपकक्ष में एक उपकक्ष होता है, या किस उपकक्ष में अधिकतम कक्षक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस कक्षक, उपकक्षक और कक्ष में लड़का क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। कक्ष किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस पथ पे मूवमेंट करेगा उसी मूवमेंट को ही क्या कहेंगे, कक्ष कहेंगे। उसके अंदर क्या होता है, उपकक्ष होता है, जहां जिसे हम लोग एसपीडीएफ कहते हैं। और इस एसपीडीएफ के लिए, प्रत्येक एसपीडीएफ के लिए एक छोटे छोटे कमरे के रूप में, एक रूम के रूप में बनाया रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। और वहीं पे अधिक इलेक्ट्रॉन रहने की संभावना होती है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए एस के लिए कक्षक की संख्या, तो एस के लिए कक्षक की संख्या सब 1 होता है। अगर इसी तरह पी के लिए देखा जाए तो पी के लिए 3 होता है। अगर डी के लिए देखा जाए तो डी के लिए 5 होता है, 1 2 3 4 5। अगर एफ के लिए देखा जाए तो एफ के लिए 7 होता है, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, एस के लिए 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5 और एफ के लिए कितना हो गया सर, 7। अगर इनके बीच का अंतर देखा जाए तो इनके बीच का अंतर कितना होता है सर, 2 होता है। कुछ नहीं याद रहे तो यह ध्यान रखना है कि एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना महत्तम या जितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उसी के आधा या हाफ कक्षक की संख्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम जा रहे हैं क्वेश्चन को कि
हाँ, इसका क्या बता रहे थे हम कि एस जो है इसमें एस में एक रूम है, एक कक्षक है, जो हम बता रहे थे कि एस में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके आधा क्या होगा, उसके कक्षक की संख्या होगा। तो एस में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है सर, पी में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, डी में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है और एफ में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होता है। तो 6 का आधा 3 हो गया, 10 का आधा 5 हो गया, 3 2 5, और 14 का आधा 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि एस में एक कक्षक, टी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक और 7 में 7 कक्षक, एफ में 7 कक्षक। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो 2 6 10 और 14। अगर इसका कक्षक का अंतर पूछे तो 2 होता है और इलेक्ट्रॉन का अंतर पूछे तो कितना सर, 4 होता है, उसके 2 गुना। ये भी क्वेश्चन सही है कि इन कक्षक के अंतर कितना हो गया 2 और इनके इलेक्ट्रॉन का अंतर कितना हो गया 4। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अब देखिए, जब इस यहां पे देख रहे थे कि यह नाभि के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो उसी पथ को हम लोग कक्ष कहें। अब इस कक्ष को किससे, के एल एम, अगर अगला कक्ष होगा तो एन होगा, अगला कक्ष होगा तो ओ होगा। इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। मतलब के से एल से पहला कक्ष को के से, दूसरे कक्ष को एल से, तीसरे को एम, चौथे को एन, इस तरह से हम लोग इसको निरूपित करते हैं। और यहाँ पे या इसी को 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग इसको निरूपित करते हैं। अगर 1 2 3 से 4 से निरूपित कीजिए या इसको के एलिमेंटों से निरूपित करते हैं। अब यहाँ में देखा जाए, आगे देखिए बहुत बढ़िया शब्द आ रहा है कि अगर इसका एनर्जी लेवल देखा जाए, कक्ष का एनर्जी लेवल, तो जो नाभिक के नजदीक कक्ष होगा उसका सबसे कम एनर्जी होता है, उसका सबसे कम एनर्जी होता है। और जो बाह्यतम कक्ष होता है उसमें उस बाह्यतम कक्ष का सबसे अधिक एनर्जी होता है। बहुत सारे वैज्ञानिक है और इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बताया और यही बताया लोग कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद से उससे अधिक, उसके बाद से उससे अधिक, ऐसे होते हुए इलेक्ट्रॉन को फुलफिल किया जाएगा या इसी तरह से फुलफिल रहता है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो E1 ऊर्जा देखा जाए तो E2, अगर इसका ऊर्जा देखा जाए तो E3, अगर ये चौथा है तो इसका ऊर्जा देखा जाए तो E4 होता है। और इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका है इसी तरह से भरेंगे, पहले इस E1 में या K में भरेंगे, L में भरेंगे, उसके बाद से M में, तब उसके बाद से N में हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। यहाँ पे शब्द आता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 किस कोष में होता है। अब महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मिलता है किस योजना से, बोरबरी योजना से। बोरबरी योजना, यह जो योजना थी 1921 ईस्वी में आया था और किसने, नील्स बोर और बरी साहब ने दोनों मिलकर यह योजना दिए थे। कब दिए थे, 1921 ईस्वी। और कहे थे कि किसी भी परमाणु के कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2n² का उपयोग करते हैं। जहां n क्या है तो कक्ष की संख्या। अब इसी से हम लोग आंसर इसका हम लोग निकालेंगे, इसी से आंसर आपका बन जाएगा सब। देखिए अब 2n², मान लीजिए अगर ये पहला कक्ष रहता तो 2n² के अनुसार से क्या हुआ, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर कितना, मतलब दूसरा कक्ष में पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर दूसरा कक्ष अगर हम लोग लेते हैं तो 2n² मतलब क्या होगा, 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 दूना 8। दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर 3 मानते हैं तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 दूना 18 और फिर n = 4 तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 × 16 दूना आपका आंसर यहीं पे है सब।
क्या है, कितना आंसर पूछा है, कितना क्वेश्चन पूछा है, 32 संख्या, 32 इलेक्ट्रॉन की संख्या, और हम किस कोष में उपस्थित हुआ, तो कोष की संख्या क्या रहेगा, चौथा, और कोष की संख्या, चौथे कोष को हम क्या करते हैं सर, ए एल एम और एन, या पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा, और ये हो गया चौथा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन। एन कोष में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 32। देखिए यहाँ पे कहीं होगा, एन दिया हुआ, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई सर। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन देखिए दिया है, न्यूट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, परमाणु के नाभिक भी दिया है। चलिए कोई बता सकते हैं, सब लोग बता देगा, सब पढ़वे किया है। चलिए देखते हैं, रदरफोर्ड जब अल्फा प्रकीर्णन किया सर, क्वेश्चन में से पूछता है कि दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस कण का प्रकीर्णन किया, जानते हैं आप लोग, अल्फा कण का प्रकीर्णन किया था, और किसके प्लेट पर किया, तो सोने के प्लेट पर किया। क्या देखा उन्होंने कि जब यह सोने का प्लेट लिया तो देखा कि यह अल्फा जो कण है सर, यह अधिकांशतः भाग इसको क्या कर देते हैं, आर पार कर देते हैं। मतलब यहाँ से क्या होता है जी, बहुत सारे कण यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, मतलब सीधी रेखा में गमन कर देते हैं। कुछ देखा कि कुछ जो कण निकल रहे थे, थोड़ा सा वो क्या हो रहा था, डेविएट हो रहा था, मतलब अपने रास्ते से भटक रहे थे, मतलब मुड़ रहे थे। दो निष्कर्ष उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांशतः भाग क्या होता है, खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है। दूसरा बात उन्होंने देखा कि कुछ डेविएशन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ यहाँ पे आवेशित कण है, जिससे यह अल्फा कण क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, अपने रास्ते से भटकता है, जिस वस्तु भटकता है। चलिए, और तीसरा देखा कि कुछ कण जो कुछ किरण थे, यह जिस रेखा पे गया, जिस पथ पे गया, उसी पथ पे वापस क्या हो गया, चला आया। जब चला आया तो उसने कहा कि इसके केंद्र में, मतलब किसी भी परमाणु के केंद्र में या कोई भी एलिमेंट है उसके केंद्र में कुछ ऐसा मासिक पार्ट है या कुछ ऐसा आवेशित पार्ट है जिससे यह टकराया, और टकरा के क्या हो गया सर, वापस चला। अब यहीं पे जो यह मासिक पार्ट कहा, इस मासिक पार्ट को उसने क्या कह दिया कि यह क्या है सर, यह नाभिक है। क्या कह दिया, यह क्या है, नाभिक है। आपका आंसर निकल गया होगा यहाँ पे कि यह क्या था जी, नाभिक था, परमाणु के नाभिक। मतलब अल्फा कणों के प्रकीर्णन से किसका खोज हुआ, किसका निर्माण हमको मिला, तो परमाणु के नाभिक मिला। क्वेश्चन एक और यहाँ पे पूछता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया। कहीं देता है गोल्डस्टीन, कहीं देता है गोल्डस्टीन, और कहीं देता है रदर। दोनों सही है सर, अपने अपने स्थान पे दोनों ही सही है, लेकिन अधिकांशतः प्रीफर किसको दिया जाता है, गोल्डस्टीन साहब को, गोल्डस्टीन चाचा को दिया जाता है, ना कि रदरफोर्ड चाचा को। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कहीं गोल्डस्टीन नहीं दिया रहे प्रश्न में और रदरफोर्ड दिया रहे, तो उसमें हलवाएगा नहीं, मारेगा किसको, रदरफोर्ड चाचा को। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम अपना जो है क्वेश्चन को अब यहीं पे रखते हैं। हाँ, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आपको मिलेगा, कल भी क्वेश्चन मिलेगा, डेली एकदम डेली क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन था चैप्टर वाइज आपको मिल रहा है, या मिक्स भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि बहुत लाभ आपको इस वीडियो से होने वाला है। जिस दिन बाबू परीक्षा देगा, एनटीपीसी क्लास एग्जाम हॉल में बैठेगा, उस दिन थोड़ा समझ में आएगा कि हो रहा है। तोरा कॉलेज नहीं पड़ेगा क्या, ये तो छोड़ दिए हम, आज परीक्षा दे के जब आएगा, जब वीडियो देगा, तब तो अफसोस करेगा कि जा काश हम पढ़ लिए रहते तो आज हमसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे अधिक आपको हम बोल दिए कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं देने वाला है, कोई एक्स्ट्रा पावर वाला क्वेश्चन नहीं देगा, कोई अलग क्वेश्चन नहीं, एकदम जो लॉलीपॉप जो होता है वही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। पढ़ लिया तो एनटीपीसी पार हो जाएगा, और नहीं तो जो बेरोजगार है तो रहबे करेगा। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।